हेलो दोस्तों, नोबल बाय जेपीजी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आपको दिलचस्प नोबल से आधारित कहानियाँ पेश है। हर कहानी में जीवन, प्रेम, संघर्ष और जीवन की अनोखी कहानी होती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और बेहतर बनाने में मदद करता है। MGA अध्याय 1। बाहरी न्यायालय। शिष्य। रात। गोल चांद ऊंचा लटका हुआ था और तारे आसमान में भरे हुए थे। हालांकि तारों की नदी के बीच 9 रंगों की रोशनियां थीं और वे विशेष रूप से चमकदार थीं। आसमान में असामान्य संकेत दिखाई देते हैं, जिसका अर्थ है कि एक दिव्य शरीर उतरेगा। 9 प्रांतों में शाही शहर के शिखर पर सुनहरे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे खड़ा था और वह रात के आसमान की ओर देख रहा था। उसके पीछे इंपीरियल सिटी के हजारों विशेषज्ञ थे। वे सभी आधे घुटनों के बल बैठे थे, मानो किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। अचानक रोशनियां संघनित होकर 9 रंगों वाली बिजली में बदल गईं। ये तारों की नदी और आकाश के ऊपर से नीचे की ओर गिरी। उस क्षण काली रात एक सफेद दिन में बदल गई। बिजली गिरने से पहले ही जमीन गड़गड़ाने लगी थी और भयंकर रूप से कांप रही थी। लेकिन वह 9 रंगों वाली बिजली जैसे ही जमीन से टकराई, उसने कोई भयानक नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो पूरी तरह से गायब हो गई। उसी समय दुनिया एक बार फिर रात के आगोश में समा गई। पहले से चमकीला रात का आसमान थोड़ा काला हो गया, मानो कोई महत्वपूर्ण तत्व गायब हो गया हो और पहले जैसा सन्नाटा फिर से छा गया हो। बूढ़े की आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं और उसका उत्तेजित शरीर भी कांप रहा था। उसने उस स्थान की ओर इशारा किया जहां बिजली गिरी थी। इजोर प्रांत की सीमाओं के भीतर आज रात पैदा हुए सभी शिशुओं को इंपीरियल सिटी में वापस ले आओ। गड़गड़ाहट जैसी प्रतिक्रिया क्षितिज से परे गूंज उठी और हजारों इंपीरियल सिटी विशेषज्ञ इजोर प्रांत की ओर चल पड़े। उन्होंने दिव्य शरीर की तलाश करने और इसे इस्तेमाल के लिए शाही दरबार को देने की शपथ ली। समय बीतता गया। पलक झपकते ही 5 वर्ष बीत गए और हालांकि लोगों को उस वर्ष का भयावह दृश्य अभी भी याद है, लेकिन शाही दरबार की कार्रवाइयों के बारे में किसी को पता नहीं था। 9 प्रांतों में से एजोर प्रांत की सीमाओं के भीतर अनगिनत स्कूलों में से एजोर ड्रैगन स्कूल उनमें से एक था। आज एक बार फिर एजोर ड्रैगन स्कूल के लिए शिष्यों की वार्षिक भर्ती थी। स्कूल के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर बार सबसे व्यस्त लोग बाहरी प्रांगण के शिष्य होते थे। स्कूल में दाखिले की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के सिर पर डाल दी जाती थीं। बाहरी दरबार के शिष्य वे ही थे जो कठिन और कृतघ्न कार्य करते थे। न केवल स्कूल में उनकी स्थिति सबसे कम थी, बल्कि बाहरी लोग भी उन्हें नीची नज़र से देखते थे। कारण बहुत सरल था। यदि वे बाहरी दरबार के शिष्य थे, तो इसका मतलब था कि उनकी योग्यता भयानक थी और उनके लिए अपने पूरे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करना बहुत कठिन था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें तिरस्कृत किया जाता था। अरे, ये रवैया क्या है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? एक महिला जो खूबसूरत कपड़े पहने हुए थी, उसके साथ एक लड़का था और वह एक युवक की ओर इशारा करके जोर से चिल्ला रही थी। मुझे बहुत खेद है, अब बहुत देर हो चुकी है और स्कूल जल्दी ही बंद हो जाएगा। कृपया कल फिर आएं। युवक का नाजुक चेहरा अभी भी जवान और कोमल था, लेकिन उसकी भौहों के बीच उसमें थोड़ी वीरता की भावना थी। उसे चू फेंग कहा जाता था। वह इस साल 15 साल का था और वह एजोर ड्रैगन स्कूल के बाहरी दरबार के हजारों शिष्यों में से एक था। हालांकि वह एक बाहरी दरबारी शिष्य था, चू फेंग बाकी सभी से अलग था। वह दूसरों से कमतर नहीं महसूस करता था और वह खुद को नीचा नहीं दिखाता था। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उसे डर या घबराहट महसूस नहीं होती थी और वह बहुत शांत था। कल फिर आना। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? ये पहाड़ हैं, तुम हमें सोने कहाँ दोगे? आपको मेरे लिए रहने की जगह का प्रबंध करना होगा, नहीं तो मैं आपके बड़ों से तर्क वितर्क करवाऊंगी। महिला ने न तो सुना और न ही परवाह की। उसने चू फेंग के कपड़े भी पकड़ लिए। चू फेंग, क्या तुम मुसीबत में पड़ गए हो? लेकिन ठीक उसी समय एक मीठी आवाज सुनाई दी। उस तरफ देखते हुए बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक युवती चली आ रही थी।
हालांकि उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें भयंकर थीं और वे उस महिला को घूर रही थीं। जैसे ही उसने उस युवती को देखा, उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया और उसके चेहरे पर भय का भाव उभर आया। ऐसा किसी और कारण से नहीं हुआ था। ये सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उस युवती ने बैंगनी वस्त्र पहना हुआ था और यह आंतरिक शिष्यों का प्रतीक था। महिला ने मन ही मन गाली दी। उसने शुरू में सोचा था कि वह अपने रुतबे का इस्तेमाल करके अपने सामने खड़े युवक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कौन सोच सकता था कि उसके सामने खड़े साधारण युवक को एक आंतरिक शिष्य का समर्थन प्राप्त था। आंतरिक शिष्य एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वह अपमानित नहीं कर सकती थी। कुछ नहीं, मैं तो बस उससे कुछ बातें पूछ रही थी, महिला ने मुस्कुराते हुए बताया। युवती ने उसे घूर कर देखा और केवल एक शब्द कहा, भाग जाओ। उस क्षण महिला का शरीर कांपने लगा और उसका चेहरा राख जैसा हो गया था। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाई। उसने लड़के को खींच लिया और जल्दी से वहां से चली गई, और घबराहट में वह लड़खड़ा भी गई, जिससे वह बहुत ही कठोर दिखाई दे रही थी। ये देखकर चू फेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और अपने बगल में बैठी युवती से विनम्रता से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद चू यू। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, हम परिवार हैं ना। चू यू थोड़ा नाखुश था। वह सही थी, वे वास्तव में एक ही परिवार थे। वे एक ही परिवार चू से थे। चू यू चू फेंग की चचेरी बहन थी। चू फेंग के पिता के भाई की वंशावली से थी और वह चू फेंग से केवल 1 वर्ष बड़ी थी। हालांकि चू यू ने 3 साल पहले ही आंतरिक शिष्य परीक्षा पास कर ली थी और आंतरिक शिष्य बन गई थी। वह अब आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर पर थी। हमें स्कूल के नियमों का पालन करना होगा, चू फेंग ने शानदार मुस्कान के साथ कहा। स्कूल के नियमों का पालन करने से उनका तात्पर्य बड़ों के प्रति सम्मानपूर्ण होना था, जैसे आंतरिक प्रांगण के शिष्य ग्रेटर दैन बाहरी प्रांगण के शिष्य। चू फेंग को इस तरह व्यवहार करते देख चू यू का दिल दुख गया। चू फेंग, क्या तुम अभी भी इस साल की आंतरिक शिष्य परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले हो? या क्या ये है कि तुम अभी भी आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर तक नहीं पहुंचे हो? चू फेंग ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी। कोई नहीं जानता था कि उसका क्या मतलब था। ये देखकर चू यू ने अपनी कमर से एक बैग निकाला और चू फेंग के हाथों में रख दिया, इसे सुधारो। शायद ये तुम्हें 3रे स्तर को पार करने में मदद करेगा। चू फेंग ने थैला खोला और तुरंत ही उसमें से तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा निकली। एक चमकदार, जगमगाती, पारदर्शी संत आत्मा घास जो उंगली के आकार की थी, उसके अंदर रखी हुई थी। चू यू, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। चू फेंग ने जल्दी से इसे चू यू को वापस कर दिया। संत आत्मा घास, यह मार्शल प्रशिक्षण के लिए रामबाण की तरह था और यह बेहद कीमती था। आत्मा क्षेत्र के लोगों के लिए इसकी अंतहीन उपयोगिता थी। अपने प्रशिक्षण की गति बढ़ाने के लिए चू परिवार हर साल चू परिवार के सदस्यों को एक संत आत्मा घास देता था। चू यू को भी परिवार द्वारा पूरक दिया गया था, लेकिन उसने इसका उपयोग नहीं किया और इसे चू फेंग को दे दिया। ये वास्तव में चू फेंग को छू गया, इसलिए वह वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सका। जब मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें ये देता हूँ, तो तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। आखिरकार तुम मेरे छोटे भाई हो। चू यू थोड़ा चिढ़ गया। ओह, आप कब इतने उदार हो गए और लोगों को संत आत्मा घास देना भी शुरू कर दिया? देखो, मैं भी तुम्हारा छोटा भाई हूँ और संयोग से मैं आध्यात्मिक क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुँचने वाला हूँ। क्या तुम मुझे संत आत्मा घास दे सकते हो? लगभग चू फेंग की उम्र का एक युवक वहां आया और उसने भी आंतरिक दरबार के शिष्यों के कपड़े पहने हुए थे। उसे चू जेन कहा जाता था और वह भी चू परिवार से था। 5 साल पहले उसने चू फेंग के साथ ही एजो ड्रैगन स्कूल में प्रवेश लिया था। हालांकि वह 2 साल पहले एक आंतरिक शिष्य बन गया। चू जेन, तुम पहले ही आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर को पार कर चुके हो और सफलतापूर्वक आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर चुके हो। भले ही तुम्हारे पास ये संत आत्मा घास न हो, तुम जल्दी से रैंक बढ़ा सकते हो। लेकिन चू फेंग ने अभी तक आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित नहीं किया है,
इसलिए ये संत आत्मा घास उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। चू यू ने जबरन संत आत्मा घास को चू फैंग के हाथों में थमा दिया। हाँ, तुम सही हो, लेकिन दुख की बात है कि वो इसे नहीं चाहता। चू जेन ने अपने हाथ फैलाए और व्यंग्य किया। किसने कहा कि मुझे यह नहीं चाहिए? लेकिन फिर चू फैंग ने हल्के से मुस्कुराया और बिना किसी रोक टोक के संत आत्मा घास को अपनी जेब में डाल लिया और कहा, चू यू, मैं ये संत आत्मा घास उधार लूंगा। बाद में मैं इसे दोगुना करके वापस कर दूंगा। मम, ठीक है। ये देखकर कि चू फैंग ने इसे स्वीकार कर लिया है, चू यू पहले से ही खुश थी, इसलिए उसने बस बेतरतीब ढंग से जवाब दिया और इस बात की परवाह नहीं की कि चू फैंग इसे वापस लौटाएगा या नहीं। अगर तुम इसे ले ही रहे हो तो इसे वापस क्यों कर रहे हो? तुम्हें ये संत आत्मा घास देना बेकार है। चू जेन के चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव था। चू फैंग ने बस मुस्कुराकर उसे अनदेखा कर दिया। फिर उसने चू यू से कहा, चू यू, मैं इस साल की आंतरिक शिष्य परीक्षा में भाग लूंगा। हंफ, अगर तुम आंतरिक शिष्य परीक्षा पास कर सकते हो तो मैं इस साल की पूरक संत आत्मा घास तुम्हें दूंगा। चू जेन ने घृणा से चू फैंग को देखा। क्या ये सच है? चू फैंग को वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ। चू यू एक गवाह होगा, लेकिन अगर तुम पास नहीं हो पाए तो क्या होगा? तो इस साल मुझे जो संत आत्मा घास मिलेगी वह आपकी होगी। उस वाक्य को पीछे छोड़ते हुए चू फैंग ने खुद को बाहरी दरबार के शिष्यों के काम में झोंकना जारी रखा। चू जेन, हम परिवार हैं। आपको हमेशा चू फैंग के लिए चीजों को इतना मुश्किल क्यों बनाना पड़ता है? चू यू ने झुंझलाहट के साथ चू जेन को देखा। परिवार? चू यू, तुम्हें पता होना चाहिए कि चू फैंग हमारे चू परिवार का हिस्सा नहीं है। 5 साल तक स्कूल में रहने के बाद भी वह आंतरिक शिष्य परीक्षा में पास नहीं हो पाया है। वो हमारे चू परिवार के लिए बिल्कुल कलंक है। पूरे चू परिवार में कौन उसे पसंद करता है? केवल तुम ही उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हो और तुम उसे इस्तेमाल के लिए अपनी खुद की संत आत्मा घास भी देते हो। चू जेन को वास्तव में समझ नहीं आया। तुम सच में मूर्ख हो। चू युए थोड़ा गुस्से में थी और एक पल के लिए उसे घूरने के बाद वह चली गई। दूसरी ओर चू जेन मुस्कुराया। वह वास्तव में खुश था। हालांकि उसे चू यू की संत आत्मा घास नहीं मिली थी, लेकिन वह जानता था कि इस साल चू फैंग की संत आत्मा घास निश्चित रूप से उसकी होगी। रात के कुछ समय बाद बाहरी प्रांगण के शिष्यों के विश्राम क्षेत्र में चारों ओर पूर्ण अंधकार छा गया। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद सभी बहुत थक गए थे और जल्दी सो गए। केवल चू फैंग का कमरा अभी भी रोशनी से जगमगा रहा था। वह बिस्तर के सामने बैठ गया, चू युए द्वारा दी गई संत आत्मा घास निकाली और बुदबुदाया, मुझे आशा है कि यह संत आत्मा घास आपको तृप्त कर देगी। ऐसा कहने के बाद चू फैंग ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, संत आत्मा घास को अपनी दोनों हथेलियों के बीच जकड़ लिया और एक अजीब तरह से हाथ की मुहर बना ली। उसी क्षण संत आत्मा घास के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा चू फैंग के शरीर में उसकी हथेली के माध्यम से प्रवेश करने लगी और यह उसके डेंटियन में एकत्रित हो गई। उसी समय चू फैंग के डेंटियन से चबाने की आवाज आई जैसे कि कुछ खा रहा हो। यदि आप उसकी त्वचा के माध्यम से देखते तो आप पाते कि चू फैंग के डेंटियन के गहरे हिस्से में बिजली का एक टुकड़ा मौजूद था। बिजली की उस चमक में 9 रंग थे और हर रंग एक विशाल बिजली के जानवर जैसा था। इससे एक भयानक आभा निकलती थी जो इस दुनिया में नहीं थी।